चलिए, आज हम लोग बात करेंगे विसरण और परासरण के बारे में। ठीक है, तो विसरण और परासरण के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं विसरण के बारे में। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। द नेट पेसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आर पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पदार्थ के अणुओं का गति, मतलब किस ओर गति करते हैं पदार्थ के अणु, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से, है ना, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब पदार्थ के अणु है वो गति करते हैं, तब इस क्रिया को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है ना। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को डिफ्यूजन कहा जाता है कि जब पदार्थ के जो अणु होते हैं वो जब, है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन जो है वो ठोस माध्यम में, है ना, गैसीय माध्यम में और तरल, है ना, तीनों ही माध्यमों में ये संपन्न हो सकती है। यहाँ क्या होगा कि पदार्थ के जो अणु हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या देखा जा सकता है, जैसे कि अगरबत्ती, है ना, किसी एक कोने में जब अगरबत्ती को जलाया जाता है तो उसकी जो खुशबू है ना, वो संपूर्ण कमरे में फैल जाती है या आसपास के वातावरण में फैल जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अगरबत्ती जो है वहाँ पर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो पदार्थ है वो पाया जाता है। इसको जलाया जाने पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, यानी कि बाह्य वातावरण की ओर जो पदार्थ के अणु है वो गति करने लगते हैं, और इसी गति के कारण, है ना, बाकी के जो कमरे होते हैं वो क्या हो जाने लगते हैं? महकने लगते हैं, वहां पर खुशबू आने लगती है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी, है ना, किसी की भी मध्यस्थता की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। सिर्फ जो पदार्थ के अणु होंगे, है ना, वही क्या करेंगे? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करेंगे? गति करेंगे, जैसे कि इस चित्र में यहाँ पर बताया गया है ना। इस चित्र में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो पदार्थ के अणु है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाए जा रहे हैं, जो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद जो मटेरियल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होता है, वो हायर लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं डिफ्यूजन। ग्राहम के नियम को डिफ्यूजन में देखते हैं। इसमें हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। और जैसे कि किसी बीकर में जब जल रखा जाता है, जल में कोई विलेय पदार्थ हो जाता है, जैसे कि KMnO4, ठीक है, KMnO4, है ना, का एक रवा जब इसमें क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है ना, है ना, डाल दिया जाता है, तब क्या होता है कि जो बीकर में है ना, वो बीकर में जो KMnO4 है ना, का जो के जो अणु होते हैं वो जल में क्या होने लगते हैं? विलेय होने लगते हैं। यानी कि KMnO4 का जो रवा है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, जबकि जल क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन की से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर KMnO4 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं? मूवमेंट करने लगते हैं, जिसके कारण जो जल का, जो वाटर का जो कलर है वो क्या हो जाता है? हल्का गुलाबी हो जाता है। तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्राम के विसरण का नियम, है ना, ग्राम के विसरण नियम। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है? विसरण की दर विकसित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो विसरण की जो दर है, मतलब विसरण कितना होगा, है ना, कैसे होगा, कितने जल्दी होगा, तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो विसरण की जो दर है वो विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व, है ना, विसरित होने वाले जो पदार्थ के घनत्व होते हैं उसके वर्गमूल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये सूत्र नीचे दिया गया है ना, जहाँ पर क्या लिखा गया है? डी व्युत्क्रमान डी व्युत्क्रमानुपात 1/√D, जहाँ पर डी क्या है? बड़ा वाला डी, ये डी क्या होता है? डिफ्यूजन, है ना, बड़ा वाला डी डिफ्यूजन है, और छोटा वाला डी क्या है? डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के
वर्गमूल के समानुपाती होता है, घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अब देखते हैं विसरण दाब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर विसरण दाब जिसको डीपी के नाम से जाना जाता है, विसरण दाब को किसके नाम से जाना जाता है, तो डीपी के नाम से जाना जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर, यानी कि डीपी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो विसरण दाब विसरण करने वाले अणुओं की संख्या अथवा उसकी संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो विसरण दाब क्या होगा, विसरण करने वाले अणुओं की संख्या, है ना, अथवा उसकी संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। विसरण करने वाले अणुओं की संख्या या फिर विसरण करने वाले अणुओं के संख्या के क्या होगा, ये समानुपाती होगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विसरण दाब कहते हैं। अतः विसरण दाब की क्रिया हमेशा अधिक विसरण दाब वाले क्षेत्र में से कम विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर, है ना, होता है। अर्थात विसरण दाब प्रवणता के विरुद्ध होता है। विसरण दाब जो होता है वो किसके विरुद्ध होता है, प्रवणता के विरुद्ध होता है, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के विरुद्ध ये होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि जब विसरण दाब प्रवणता यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट काफ़ी अधिक होगा, तब क्या होता है, विसरण की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है ना। इसके बाद और कब कब बढ़ती है विसरण की दर, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब विलयन का तापमान बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जब विलयन का तापमान बढ़ा दिया जाता है ना, तब वहां पर विसरण की जो दर है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं कि जब विसरण करने वाले पदार्थ के कणों का घनत्व कम होता है, मतलब विसरण करने वाले पदार्थ का घनत्व कम होगा, तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, अधिक होगी। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं, तो वह माध्यम जिसमें विसरण क्रिया होती है उसकी सांद्रता कम होती है। ठीक है, मतलब विसरण की क्रिया की दर वहां पर तीव्र होगी जहाँ की जो वातावरण है, आसपास का जो वातावरण है उसकी सांद्रता क्या होगा, काफी कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का कौन कौन सा महत्व होता है, डिफ्यूजन के कौन कौन से महत्व हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस एवं श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान गैसों के आदान प्रदान में क्या होती है, ये सहायक होती है। मतलब विसरण की जो क्रिया है वो फोटोसिंथेसिस और श्वसन के दौरान, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान, है ना, क्या होते हैं, ये गैसों के आदान प्रदान करने में क्या होती है, ये सहायक होती है। मतलब गैसियस एक्सचेंज में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, उसके पश्चात सेकंड नंबर देखते हैं। तो खनिज लवणों को निष्क्रिय अवशोषण यानी कि पैसिव अवशोषण के समय आयनों का अवशोषण सामान्य विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो मृदा से क्या गेन करते हैं, खनिज एवं लवण को मृदा से क्या करते हैं, गेन करते हैं, खुलित अवस्था में गेन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वो सामान्य विसरण विधि के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं, स्टोमेटा से जल के वाष्पोत्सर्जन की अंतिम क्रिया विसरण के द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसमें भी किसका रोल होता है, तो डिफ्यूजन का रोल होता है, क्योंकि जो पत्ती की जो सांद्रता है वो काफी अधिक होती है और बाह्य वातावरण की सांद्रता क्या होती है, काफी कम होता है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब जल वाष्प की अनुगति करने लगते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन तो कहते हैं, साथ साथ ये कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा होता है। इसके पश्चात देखते हैं कि भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण विसरण के सहपरासरण द्वारा होता है, विसरण सह परासरण के द्वारा। ठीक है, भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो विसरण और परासरण, है ना, तो दोनों के साथ साथ चलने के कारण ये क्या होता है, संभव होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ऑस्मोसिस, जिसको परासरण कहा जाता है, ऑस्मोसिस या परासरण। ठीक है, तो परासरण किसको कहते हैं, तो परासरण भी एक प्रकार का क्या होता है, विसरण ही होता है। ठीक है, परासरण क्या होता है, एक प्रकार का विसरण ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, देखते हैं। चलिए, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट्स, है ना, तो सार्वत्रिक विलायक के रूप में हम लोग जानते हैं जल के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण लेते हैं जल का। ठीक है, एक्रॉस है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक के अणुओं का गति करना। ठीक है, विलायक के अणुओं का गति करना, तो किस ओर गति करना, विलायक के अणुओं का किस ओर गति करना, तो है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर गति करना। विलायक के अणु जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली की उपस्थिति यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में
जब गति करती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे विसरण में हमने देखा था कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है कि विलायक के अणुओं का, है ना, विलायक के अणु जो होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति में अधिक सांद्रता से, सॉरी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। तब इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये क्या है? हाई लो कॉन्सेंट्रेशन है और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या होता है? विलायक के अणुओं का क्या होता है? मूवमेंट होता है ना। तो इसी को आगे यहाँ पर बताया गया है। ये रेड कलर का जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है बीच में, वो क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगले कुछ समय पश्चात देखते हैं कि पहले वाला जो खंड था वहां पर विलायक के जो अणु है यानी कि जो जल है वो क्या हो चुका है? कम हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है? कम हो चुका है। और विलायक के जो अणु है वो कम सांद्रता से, ठीक है, कम सांद्रता से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति में अधिक सांद्रता की ओर जो विलायक के अणु है वो गति करते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रकार के यू नली के द्वारा भी इसको क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। यू नली के द्वारा भी हम लोग इसका जो स्टडी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर पर देखते हैं ये क्या है? लेस सॉल्यूट और ये क्या है? मोर सॉल्यूट। मतलब इधर देखते हैं कि इधर जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है ना। मतलब इधर क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इस तरफ कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। और बीच में लगा हुआ है क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ समय पश्चात हम लोग देखते हैं कि कम सांद्रता से, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु गति करते हैं, जिसके कारण इस तरफ का यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन जिस तरफ था वहां का, है ना, जो स्तर है वो क्या हो चुका है? कम हो चुका है। और हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर का जो स्तर है वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जो विलायक के अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन तो हो गया। अब देखते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं विसरण में। तो विसरण सभी प्रकार के पदार्थों का अधिक सांद्रता वाले अथवा अधिक मुक्त ऊर्जा वाले विलयन से कम सांद्रता या कम मुक्त ऊर्जा वाले विलयन की ओर प्रवाह है, किसी भी माध्यम में, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे ही क्या हो, गैस हो, है ना, किसी भी माध्यम में, है ना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब पदार्थ की अणुगति करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं ना। लेकिन परासरण हम किसको कहेंगे? परासरण क्रिया में विलायक या जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाह उसकी मुक्त ऊर्जा या उच्च रासायनिक विभव से निम्न मुक्त ऊर्जा या रासायनिक विभव वाले विलयन की ओर संपन्न होती है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। मतलब यही है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के, है ना, गति करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड नंबर देखते हैं। विसरण क्रिया किसी भी माध्यम में होती है, मतलब ठोस, द्रव या गैस किसी भी माध्यम में हो सकता है। लेकिन परासरण की जो क्रिया है वो हमेशा कौन से माध्यम में होती है? वो हमेशा तरल माध्यम में संपन्न होती है। कौन से माध्यम में? तरल माध्यम में ही संपन्न होती है। इसके पश्चात देखते हैं थर्ड नंबर है विसरण क्रिया ठोस, द्रव एवं गैस सभी के लिए लागू होता है, जबकि, है ना, जो परासरण की क्रिया है वो केवल तरल विलायकों पर ही लागू होता है, ठीक है, तरल विलायकों पर ही लागू होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर, विसरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि परासरण यानी कि ऑस्मोसिस की क्रिया में अर्धपारगम्य की झिल्ली की उपस्थिति क्या होती है? अनिवार्य होती है। फिफ्थ नंबर देखते हैं विसरण क्रिया विसरण करने वाले अणुओं की मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, फ्री एनर्जी पर निर्भर होती है ना। जबकि परासरण की जो क्रिया है, परासरण क्रिया एक विलायक की दूसरे पर मुक्त ऊर्जा के ह्रास पर क्या करती है? ये निर्भर करती है, ठीक है। परासरण क्रिया के इसके परासरण क्रिया के द्वारा
तंत्र के दोनों ओर विलायकों की सांद्रता को बराबर नहीं किया जाता है। विलायकों की जो सांद्रता है उसको क्या नहीं किया जाता है, बराबर नहीं किया जाता है। इसके बाद 7वां नंबर देखते हैं, इस क्रिया पर विलेय के विभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विलेय का जो विभव होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, है ना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि परासरण की क्रिया में विलेय के विभव पर पूर्णतया आश्रित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, है ना। तो जनरली जो है 2 टाइप का जो ऑस्मोसिस है वो पाया जाता है, इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडो ऑस्मोसिस के बारे में। इंडो ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। तो द इनफ्लो द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर है इनटू अ सेल फ्रॉम आउटसाइड व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन, है ना, डिस्टिलेट वाटर सेल, है ना, स्वेल्स अप इन दिस केस। मतलब क्या होता है कि बाह्य वातावरण से, है ना, जब जल के अणु हैं, है ना, वो कहाँ पहुंच जाते हैं, कोशिका के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, कोशिका जो होता है वो किसके द्वारा घिरा हुआ होता है, यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। और ये जो यूनिट या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। किस प्रकार का होता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इंडो ऑस्मोसिस में, कि बाह्य वातावरण से जो जब जल के अणु हैं, है ना, जल के अणु हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, है ना। तो कोशिका के अंदर प्रवेश करने पर कोशिका का जो आयतन है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। कोशिका द्रव्य है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, साइटोप्लाज्म बढ़ने लगता है ना, जिसके कारण, है ना, जो सेल है वो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से फूल जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। जहां पर, जैसे यहाँ पर रेजिन्स के बारे में बात किया गया है, जो किशमिश है ना, किशमिश को जब वाटर में रखा जाता है तो किशमिश को यदि एक कोशिका मान लिया जाए, क्योंकि किशमिश के बाहर पाया जाने वाला, है ना, जो झिल्ली होता है, ठीक है, वो भी किस प्रकार का होता है, तो वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। इस कारण से किशमिश को, है ना, यदि हम पानी में डुबो देते हैं, है ना, तो पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, जबकि किशमिश के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे इंडो ऑस्मोसिस कहेंगे, इस क्रिया में इंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। और जल का जो मात्रा है वो कोशिका में बढ़ जाने के कारण जो कोशिका है वो पूर्ण रूप से फूल जाता है, यानी कि किशमिश भी पूर्ण रूप से फूल जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखते हैं एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में। तो एक्सो ऑस्मोसिस क्या होगा, जब कोशिका से विलायक के जो अणु होते हैं वो बाह्य वातावरण में चले जाते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं ना। तो द आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, मतलब सेल से, है ना, जल का निष्कासन, व्हेन प्लेस्ड इन मोर कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, लाइक सुगर सॉल्यूशन, है ना, से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल श्रिंक इन दिस केस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाते हैं, जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जल की हानि होता है। इस कारण से जो सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। जैसे कि यहाँ पर ग्रेप्स को लिया गया है, और ग्रेप्स को जब हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ये शुगर सॉल्यूशन हो सकता है या फिर साल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन, है ना, ये किससे अधिक होना चाहिए, तो ये अंगूर की जो सांद्रता है, अंगूर के अंदर जो उपस्थित सांद्रता है या कोशिका के अंदर उपस्थित जो सांद्रता है उससे क्या होनी चाहिए, इसकी सांद्रता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो कोशिका में उपस्थित द्रव है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, और बाहर जो उपस्थित द्रव है वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रेप्स या फिर जो कोशिकाएं हैं उसके उससे, है ना, क्या होगा कि उसके अंदर उपस्थित जो विलायक के अणु है वो, है ना, बाह्य, मतलब कोशिका से बाहर जाने लगेगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं अंतः पराशरण एवं बाह्य पराशरण में अंतर। ठीक है, अंतः पराशरण और बाह्य पराशरण में कौन कौन सा अंतर है देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है,
फर्स्ट नंबर है, इस क्रिया में कोशिकाओं में जल या विलायक के अणुओं का विसरण बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर की ओर होता है। मतलब विसरण क्या होगा, विलायक के जो अणु होते हैं वो कोशिका के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो इसको हम लोग इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। और एक्सोऑस्मोसिस कब होगा, है ना, जब विलायक के अणु जो है वो कोशिका से बाहर, है ना, कोशिका से बाहर की ओर गति करेंगे तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य परासरण कहेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर है ना, इंडो ऑस्मोसिस तभी होता है जबकि कोशिका द्रव की सांद्रता बाहरी विलयन की सांद्रता से क्या होता है, अधिक होगा। मतलब कोशिका द्रव की सांद्रता जब अधिक होगा और विलयन की सांद्रता बाह्य विलयन की सांद्रता क्या होगा, कम होगा, तो इस स्थिति में इंडो ऑस्मोसिस होता है। अब जब कोशिका की सांद्रता कम होगी और बाह्य वातावरण की सांद्रता अधिक होगी तो इस स्थिति में एक्सो ऑस्मोसिस की क्रिया जो है वो लागू होता है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं, इंडो ऑस्मोसिस के फलस्वरूप कोशिकाएं आसुन यानी कि टर्जिड हो जाती है। ठीक है, जबकि एक्सो ऑस्मोसिस के दौरान जो कोशिकाएं होती है वो स्लथ यानी कि फ्लैसिड हो जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। चलिए इसके बाद देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पोटैटो ऑस्मोस्कोप के द्वारा, है ना, पोटैटो ऑस्मोस्कोप के द्वारा क्या किया जाता है यहाँ पर, है ना, जो ऑस्मोसिस है उसकी उसका क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो पोटैटो होता है इसका क्या बना लिया जाता है, ऑस्मोस्कोप बना लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑस्मोस्कोप बना लिया जाता है ना। ये इस प्रकार से यहाँ पर ऑस्मोस्कोप बना लिया गया है, एक बीकर लिया गया है और पोटैटो ऑस्मोस्कोप को वहाँ पर क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। अब, है ना, परासरण के प्रकार के अनुरूप, ठीक है, परासरण का जो प्रकार होता है इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस, यहाँ पर बीकर और, है ना, पोटैटो कैविटी में अलग अलग विलयन को यहाँ पर क्या किया जाता है, डाला जाता है और अध्ययन किया जाता है। यदि इंडो ऑस्मोसिस होता है ना, तो आलू के कैविटी में यानी कि पोटैटो कैविटी में उपस्थित जो विलयन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी जो आयतन है, जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। जबकि यदि एक्सो ऑस्मोसिस होता है तो इस क्रिया में क्या होगा कि आलू के खोल में उपस्थित जो द्रव की जो आयतन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इंडो एंड एक्सो ऑस्मोसिस की क्रिया का क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं।